मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर आसफ जलाल साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के नायब सदर हैं। हम बात कर रहे थे ये जो सज़ाएँ ख़त्म की गई हैं, तो क्या ये इकदाम दुरुस्त है? जी आसफ साहब आप बताइएगा। आज आपके लिए तो खैर बड़ी खुशी की बात है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा और कैप्टन सफदर साहब की सज़ा जो थी वो ख़त्म कर दी गई हैं और जुर्माने भी ज़ाहिर है ख़त्म हो गए, सज़ाएँ कालादम करार दे दी गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? इससे पहले देखें पंजाब में सियासी जो केसेस है वो परवेज़ लाई साहब ने हुक्म दे के उनको ख़त्म कर दिया। जैसे फराग गोगी के ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ाम लग रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ी करप्शन की है, बड़े अरबों रुपए लूट लिए हैं। तो क्या ये वाकई एक रजीम चेंज हुई है कि सारे सियासी केसेस ख़त्म कर दिए जाएं? क्या आप क्या कहते हैं? अच्छा राना साहब देखें, ये जो मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा और कैप्टन सफदर साहब का जो केस अपील के लिए लगा था, ये कब लगा है? ये कोई एक दिन में तो नहीं ना हुआ, ये गलबन एक साल पहले ये स्टार्ट हुआ था। ये काफ़ी सज़ा होने के बाद इन्होंने अपील दायर की, एक साल पहले की थी और एक साल से ये केस लगा हुआ था, फौरी तौर पे ये नहीं हुआ, ठीक है। और ये आहिस्ता आहिस्ता एक तसलसल से चल रहा था। आज आप देखें कि जो जजेस के, ऑनरेबल जजेस के जो रिमार्क्स थे उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि जब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो उस वक्त किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं थी, ना वो किसी सरकारी ओहदे पे थी, ना उनके पास कोई ऑफिस था, तो वो कैसे इस चीज़ के जिम्मेदार हो गई? तो ये बड़ा माइनर सा केस था और आज उन्होंने खत्म कर दिया इसको। अच्छा सर, हमारे साथ लाइन में मौजूद हैं जद्दा से आगा खलील साहब। आगा खलील साहब, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कैप्टन साहब को बहुत मुबारक हो, लीडर मरियम नवाज साहबा का एक झूठे और जाली केस से सरखुर्द होकर बाइज्जत बरी होने का। आपको भी मुबारक हो जी, आपको भी मुबारक हो। सवाल करना था मैंने जी सवाल, और ये सारी कौन को मुबारक हो जी। वो तो चले गए हैं जी। कैप्टन साहब, तो अगर वो आपसे मुलाकात तक मेरा पहुंचा सवाल, एक तो आयशा गलाली से शुरू हो जाए, हम तो स्टेप स्टेप आगे बढ़ते जाएं, फिर आईएमएफ के आगे सरेंडर करना, फिर आईएमएफ के आगे स्टेट बैंक को उनके हवाले कर देना, फिर अभी ये जाली खत का ड्रामा करना, 1 करोड़ नौकरियां जी जी का मुल्क से फरार हो जाना। अभी मरियम बीबी तो चलो अदालतों ने इनको केस जाली केस था खत्म हो गया, लेकिन परवेज लाई साहब ने किस हैसियत से उन्होंने दूसरे करिश्मा के केस करप्शन के पीटीआई के खत्म किए, फराग गोगी के खासकर। तो इसका अगर कुछ जवाब वो दे सकें आपके अगले प्रोग्राम में तो बता दें। जी दूसरी बात है कि अगर प्रोग्राम में आते हैं तो जरूर उनसे पूछेंगे। तो कैप्टन साहब आप बताइए, मेरी बात सुन लेना जी, कि फौज के खिलाफ ये जो पीटीआई ट्रोलिंग करती है वो बोलती है और फिर वो पकड़े जाते हैं, वो कहते हैं जी बरमलावट आके बयान देते हैं, ऑन रिकॉर्ड वीडियो पैगाम देते हैं कि जब से गलती होगी और हमें हमारी क़यादत ने कहा था। सर ऐसा ना करें, फौज के खिलाफ माजरत के साथ बहुत सारी जमातें हैं जिन्होंने बयानात दिए हुए हैं, उनके ऊपर तो बड़े बड़े लीडर्स के नाम भी हैं, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इसकी जद में भी आए हैं, जिनके ऊपर केसेस भी बने, जिनको तंबीह की गई है। जो पहले जो हुआ था उसको तो खत्म हो चुका, लेकिन अभी तो इन्होंने नए सिरे से शुरू कर दिया ये कुछ। चले उसको भी आप छोड़ दें, लेकिन सिर्फ इतना ही साफ मुझे दे दें, यहाँ कौम को बता दें कि शौकत खाना बनने से पहले इमरान खान उसकी बहनों के एहसास से क्या थे और शौकत खानम हॉस्पिटल बनने के बाद उनके एहसास से अब क्या है। वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले इमरान के एहसास से क्या था और ये 4 साल पौने 4 साल की हुकूमत के बाद उसकी बहन और इमरान के एहसास से क्या है। क्या ये चीजें सब ये डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर वो डिफेंड कर सकते हैं ये शेख साहब अपनी पार्टी को? थोड़ा इसके ऊपर भी तो बता दें वो हमें, ठीक है। और इमरान खान चले गए इल्जाम आते हैं तो उनके ऊपर तो अगर वो बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो कौम का पैसा इन लोगों ने लूटा है, ये तोशा खाना, खासकर ये तोशा खाना क्या ये कौम की मलकियत नहीं था कि जो ये उठा के घर ले गए, जो तोहफे बाइट से ला के बाइट बेच दिए इन्होंने, तो क्या ये जुर्म नहीं है? इन जुर्म का ये जुर्म का फैसला तो अदालतों ने करना होता है। हम तो जो बाजार देख रहे होते हैं, जो चीज़ें हमें गलत नज़र आ रही होती हैं हम उनको गलत कहते हैं, जो हमें ठीक नज़र आ रही होती हैं उनके ऊपर हम ठीक कह रहे होते हैं। तो ये आपकी जो राय है उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? हम यहाँ सवाल कर रहे थे फैसले करना, जब तक अदालतें फैसले करती है उसको कहता है इनको चाहिए ना कि सर आप एक बात का जवाब दीजिएगा आगा साहब, यहाँ आज आपने मुबारकबाद दी है कैप्टन रिटायर
आसफ जराल साहब को कि मरियम नवाज के ऊपर केसेस ख़त्म हो गए हैं, कैप्टन सफदर के केसेस ख़त्म हो गए हैं, तो मुझे ये बताइएगा इसी तरह जो पीटीआई वाले लोग हैं वो भी अपने लोगों की जो केसेस ख़त्म हो रहे हैं उनके ऊपर एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं। तो बात ये हो रही थी कि क्या ये सियासी केसेस जो बनते हैं ये सिलसिला ठीक है या गलत है? राणा साहब हाँ या नाम है, इसका जवाब दीजिएगा आप। नहीं, सियासी केस जो है, जो सियासी केस तो गलत है, लेकिन अदालतों से बरी हो तो ठीक है। लेकिन परवेज इलाही साहब ने जैसे केस खत्म करवाए हैं उनके, वो उस तरीके से तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ जिस तरह ये लोग आपके सामने ये धरने में क्या कुछ नहीं होता रहा, इंतजार होता रहा, फिर सब कुछ छोड़ दें, स्टेट बैंक जैसे इन लोगों ने दिया भाई, पीटीआई के वर्करों का क्या ओपिनियन है इसमें कि वो किस तरह अपनी पार्टी के पीछे खड़े होते हैं इस सब के बावजूद? जी अच्छा देखें, जो आगा साहब ने बात की है ना वो ये है कि नून लीग की हुकूमत जब आई तो फैसलाबाद में जो इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक जगह अलाट की गई थी चंद करोड़ में, और पता ये चला कि वो फराग होगी ने वो बहुत बड़े मार्जिन के साथ उस जगह को आगे बेच दिया। अच्छा, नून लीग की हुकूमत ने आके उसके ऊपर तहकीक की और एंटी करप्शन को, जो राय मंजूर थे शायद उस वक्त एंटी करप्शन पंजाब के हेड, उनको उस पर लगाया गया। उन्होंने उस केस को जब उसके ऊपर तफ्तीश की तो उस पर एक प्रॉपर केस बनाया उन्होंने, और पता ये चला कि ये तो बहुत बड़ा एक जो है ना इन्होंने वो बहुत बड़ा गलत काम है, करप्शन का काम किया हुआ है। और जो ही हमजा साहब की हुकूमत खत्म हुई है, परवेज इलाही साहब आए हैं, इन्होंने आते साथ सबसे पहले राय मंजूर को हटाया, क्योंकि राय मंजूर वो केस नहीं खत्म कर रहे थे। राय मंजूर को एंटी करप्शन से हटा के कहीं और भेजा और उसकी जगह पे अपना बंदा लेके आए हैं, और फराग होगी का वो केस जो पिछली हुकूमत में बना था और जो अदालतों से खत्म होना चाहिए था वो इन्होंने क्लोज कर दिया। देखिए ये तो देखिए राणा साहब नहीं राणा साहब नहीं, आप देखिए आप मिक्सअप ना करें राणा साहब, वो एक अलग चीज है, देखिए आप मिक्सअप ना करें। मरियम नवाज का जो केस आज का है ये अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 ऑनरेबल जज जो वहां पे बैठे हुए थे उन्होंने इस केस को खत्म किया है। मगर फराग होगी के ऊपर जो करप्शन का केस बना था वो एंटी करप्शन उस पर तहकीक कर रही थी, वो वजीर आला के हुक्म पे उसको क्लोज कर दिया गया। किस अदालत में वो लेके गए हैं? चले ये बताएं ना, जवाब दें हमें। आसिफ जराल साहब एक चीज बताएं, हम बड़ी देर से कह रहे थे जी, पहले जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो आप लोग कह रहे थे जी बहुत महंगाई हो गई है। अभी आप शेख साहब को भी यही बता रहे थे कि आपके दौर में बड़ी महंगाई हो गई थी, आटा इतने का था, घी इतने का था, और ये होशरवा महंगाई थी। तो मुझे ये बताइएगा कि जब आप कह रहे थे कि अब शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे, तो क्या शहबाज शरीफ के आने के बाद डॉलर की कीमत को पर नहीं लगे? देखें, ये बताएं, महंगाई देखें, घी की कीमतें भी बढ़ी हैं, पेट्रोल की कीमतें तो होशरुबा मतलब बढ़ गई हैं, हमें तवक्को ही नहीं थी। मैं टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ, हमें इसकी तवक्को ही नहीं थी, बल्कि आपको भी तवक्को नहीं थी कि पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा हो जाएगा। अच्छा सर देखिए, तो पहले सुन ले, आप इसहाक डार साहब वापस आए हैं, तो क्या इसहाक डार के आने से, या फिर अभी ये भी उम्मीद की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे, तो क्या आप समझ लें कि इसहाक डार साहब के आने से आपकी मईशत संभल जाएगी? और जो महंगाई का उन्होंने बताया है कि ये हमारा टारगेट है कि महंगाई को ख़त्म करना है, महंगाई को कम करना है, क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? अच्छा देखिए राणा साहब, मुझे आपने टाइम देना है थोड़ा सा। जी जी बोलिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पेट्रोल अगर आज इस जगह पे है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान IMF से वो मुआहदे करके चला गया कि जो ये हुकूमत उससे पीछे नहीं हट सकती थी। अगर ये हुकूमत उन मुआहदों पे अमल नहीं करती तो इनको लोन नहीं मिलता, अगर लोन नहीं मिलता तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाता है। आप देखें, डिफॉल्ट एक ना बड़ा माइनर सा, हम कहते हैं अच्छा डिफॉल्ट है, लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो जाता तो हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं होने थे, हमारे पास LPG के पैसे नहीं होने थे, हमारे पास किसी और चीज़ को मंगवाने के पैसे नहीं होने थे। अगर फ़र्ज़ करते हैं हम सिर्फ पेट्रोल अगर हम बाहर से ना ले सकते तो हमारे बिजली के बहुत से कारखाने बंद, हमारा जो है वो गाड़ियां बंद, हमारे पेट्रोल पंप बंद, हमारे जनरेटर बंद, हमारी फैक्ट्रियां बंद। जब हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाती
तो हमारे लोग बेरोजगार हो जाते। जब लोग बेरोजगार हो जाते तो वो घरों में भूख अफलाज आ जाना, लोगों बच्चों ने भूखे मरना था। क्या होना था, घरों के अंदर बिजली नहीं होनी थी, अंधेरे आ जाने थे, पानी नहीं होना था। अब देखें मोटरें चलाने के लिए हमारे पास बिजली नहीं होनी थी। लाइन पे हैं आप? जी 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 आगा साहब, आप बात सुन रहे हैं? हेलो। जी 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 सर मैं सुन रहा हूँ। अच्छा जी मैं सुन रहा हूँ। सर ये बताइएगा कि क्या इसहाक डार के आने से आप समझ रहे हैं कि महंगाई कम होगी? ये इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि जो जैसे कि जो हमारे पहले हुकूमत के सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अटले जनाब शेख ईसा ने एक इंटरव्यू में कहा था, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही जी है। कान जाते जाते बारूदी चला गया, ठीक है। अब वो उन बारूदी सुरंगों को हटाने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन साहब दोबारा कॉल कीजिएगा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा देखें इसमें राणा साहब इसमें एक चीज है, महंगाई की जहां तक बात है, आप डॉलर को देखें कि तरीके इंसाफ के दौर में ये चढ़ना शुरू हुआ और तरीके इंसाफ की वजह से, इनके मुआहदे की वजह से इन्होंने आईएमएफ को गिरवी रख दिया आईएमएफ के पास। अब आपका जो स्टेट बैंक को इन्होंने गिरवी रख दिया। आज आपका स्टेट बैंक आपके कंट्रोल में नहीं है। इन्होंने फ्री डॉलर की जो परवाज है उसको इन्होंने जो है ना इनको फरोग दिया और डॉलर अपनी मर्जी से चढ़ता रहा। अब देखिए इसहाक डार साहब पाकिस्तान में आए हैं ना, तो 3 दिन, आज 4 दिन हो गए हैं, डेली डॉलर नीचे आ रहा है। आज आप देखें, आज डॉलर इंटरबैंक में 229 रुपए पे था और जिस दिन इसहाक डार साहब पाकिस्तान में नहीं थे डॉलर 245 तक शायद गया हुआ था, शायद आपको याद होगा 245 पे था। कितना नीचे आ गया, बहुत ज्यादा नीचे आया। और नंबर 2 देखिए, जब डॉलर 245 पे होगा तो पेट्रोल का रेट कैसे नीचे आ सकता है? बेशक इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल गिर रहा हो, मगर यहां पे हमारे पास डॉलर चल रहा है तो उसको वो नीचे कैसे कर सकते हैं? अब चूंकि डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल भी नीचे आएगा। और इमरान खान की हुकूमत ने जो पेट्रोल तो फौरन नीचे आ जाता था, ऊपर भी चला जाता है। जब जो ही डॉलर की कीमत बढ़ती है, हमें फौरन ये नवीद सुना दी जाती है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। सर वो करेंगे ना, सर वो कर रहे हैं। सर हम मौका तो दें ना। कमी हो रही सर है, इसहाक डार साहब को, सर इस हुकूमत को 4 महीने हुए आए हुए, इसहाक डार साहब को 4 दिन हुए आए हुए, उनको मौका दें। हमें ये पता है कि इसहाक डार साहब ने हर मुश्किल दौर में इस मुल्क की इकोनॉमी को सेटल किया। 2017 में जब वो वजारत खजाना से वो खत्म हुए और वो बाहर चले गए एक जाली केस के ऊपर, जिसमें वो बार बार कहते रहे कि मैंने पूरी जिंदगी 40 साल में कभी 20 मिनट भी अपना टैक्स लेट नहीं किया, मगर उनकी वो बात नहीं मानेगी। उनको कहा गया कि आप टैक्स देते नहीं रहे। बड़ा जुल्म होता रहा, बड़े गलत किस्म के केसेस बनते रहे हैं। इमरान खान के कहने पे ये केसेस बनते रहे हैं। दोबारा ज्वाइन किया जी आगा साहब। हेलो, इसहाक डार साहब क्या ये महंगाई कर पाएंगे, यही सवाल था ना? जी 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 मैं पूछ रहा था कि क्या इसहाक डार साहब अब वतन वापस आ गए हैं, उनके ऊपर केसेस ख़त्म हो गए हैं, उन्होंने हलफ भी उठा लिया अपनी वजारत ख़जाना का, तो मुझे ये बताएं क्या वो महंगाई को काबू कर पाएंगे? महंगाई का जिन जो बेकाबू हो चुका है, क्या उसके ऊपर वो कंट्रोल कर पाएंगे? जी इंशाल्लाह। बात यह है जी, पिछली हुकूमत के वजीर शेख रशीद साहब खुद इतराफ कर गए हैं, उनको बता गए कि इमरान खान बारूदी सुरंग के पीछे के चला गया मुइशत की। जी जी, तो उनको हटाने में कुछ वक्त जरूर लगेगा। और इससे पहले भी इसहाक डार साहब जब 2013 में आए हैं तो उन्होंने कौम को अच्छा ही करके दिखाया, उन्होंने सब कंट्रोल करके दिखाया था। तो वो उनके पास तजर्बा है, उनका एक्सपीरियंस है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इसको कर लेंगे। अल्लाह करे वो ऐसा कर सकें, अल्लाह करे वो ऐसा कर सकें। उन्होंने सुन लेना, अभी उन्होंने देखा है, आते उन्होंने कहा जी बैंकों से रिपोर्ट मांग लिया कि आपने डॉलर की कीमत का तयन किस तरह किया है। उन्होंने सोने का भी कह दिया कि किस तरह आप तयन करते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं। उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि मैं होमवर्क करके आ रहा हूँ। तो जाहिर है इतना बड़ा आदमी और इतने तजुर्बाकार आदमी जो है वो होमवर्क करके आएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो नाकाम हो। अच्छा, अगर वो 2-3 महीनों में कुछ नहीं कर सकते तो फिर हम क्या समझें आगा साहब? जी, अगर वो महंगाई के ऊपर काबू नहीं पाते तो उसके ऊपर फिर हम क्या समझेंगे कि क्या हो रहा है? जी
बात यह है कि वो उम्मीद तो ये है कि वो काबू करेंगे महंगाई को, इसमें वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि इमरान की बिछाई हुई बंदिश होंगे हटाने में जो IMF के साथ ये मुआहदे करके गया हुआ है, जो स्टेट बैंक को जिस तरह इसने उनके हवाले कर दिया, ये सब चीजों को कंट्रोल करना, रिवर्स करना, इसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह, बहुत उम्मीद है कि सब कामयाब होंगे। चले बहुत आगा साहब क्या करे ऐसा ही हो कि वो महंगाई को कंट्रोल कर पाए और इस मुल्क के अवाम जो बेबस हो चुके हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, अल्लाह करे उनको कोई रिलीफ मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे प्रोग्राम अच्छा राना साहब इसमें एक चीज़ है महंगाई के हवाले से, देखिए महंगाई जो कंट्रोल करना है ना, ये सूबाई हुकूमत का काम है। ये जो आपकी दालें, चावल, चीनी, आटा, उसके बाद ये जो सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, ये आपके सूबाई हुकूमत के पास प्राइस कंट्रोल कमेटी के मजिस्ट्रेट है, पूरा एक सिस्टम है, डिप्टी कमिश्नर है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये क्यों नहीं जाते जाके सब्जी मंडियों में? आप मेरे साथ आज चलें, सुबह के टाइम पे जब सब्जी मंडी में बोली लग रही होती है, वहां कद्दू का रेट देखें, आपको 20 रुपए किलो मिलेगा। वही कद्दू जब मेरे गुलबर्ग में आता है, रेडी वाला लेके आता है, तो वो 120 रुपए किलो बेच रहा होता है। नंबर 2 जी, मैं एक चीज आपको आज जरा क्लियर करना चाहता हूं, 2200 रुपए मन पे रेट था पिछले साल गंदम का। इस हुकूमत ने, सर एक मिनट मेरी बात सुन लें, इस हुकूमत ने क्या किया? 3000 रुपए मन कर दिया। देखिए सर, महंगाई पहले कितनी ज्यादा हो चुकी है, 800 रुपए फी मन गंदम का रेट बढ़ाने से हर चीज को हमने आग लगा देनी है, ऊपर चली जाएगी। ये किसने किया? ये परवेज लाई साहब ने। होना तो ये चाहिए था कि परवेज लाई साहब को ये करना चाहिए था कि अगर ये रेट बढ़ा भी रहे हैं, 3000 कर भी रहे हैं, तो ये कहते कि 2200 रेट फिक्स रहेगा, 800 रुपया जो बढ़ाया जा रहा है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना सब्सिडी की सूरत में जिम्मेदार को देगी। हमारे साथ लाइन पे एक कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब, मैं अजहर बोल रहा हूँ जी। अजहर असलम साहब? जी अजहर असलम बोल रहा हूँ। और मेरा सवाल है सर, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सबसे पहले तो सलाम है जो भी आपके यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इन सबको मेरा। अभी आसफ जलाल साहब बैठे हुए हैं, शेख इम्तियाज साहब बैठे हुए थे, PTI के सदर लाहौर के, वो उन्होंने कहीं जाना था, उन्होंने माजरत कर ली, वो चले गए। तो कैप्टन रिटायर्ड आसफ जलाल साहब बैठे हुए हैं मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम जी अजहर साहब। कैप्टन साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, ये जो अभी मैं आपको सुन ही रहा था, महंगाई के हवाले से, महंगाई अवाम का सबसे बड़ा मसला है। इसके लिए वफाक जो है वो जो इक़दामात भी नहीं कर रहा, और इसके अलावा पंजाब हुकूमत भी उस तरह इक़दामात नहीं कर रही। आटे का जो बहरान है, ये हम कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने किया, और पंजाब हुकूमत कहती है कि वफाक ने किया, तो इसमें अवाम का तो नुकसान हो रहा है ना, तो इस पे थोड़ा सा आप बताइएगा। देखें ये वक्त नहीं था कि आप आटे की कीमत 3000 पर मन मुकर्रर करते। अगर आपने करनी भी थी तो पंजाब हुकूमत का काम यह था, पंजाब हुकूमत कहती कि हम रेट इस पे लेके जा रहे हैं, मगर 800 रुपया फी मन हम जिम्मेदार को सब्सिडी की सूरत में अदा करेंगे, मगर जो आम बंदा है, जो जिसने गंदम खानी है, उसको 22 रुपए मन पे मिलेगी। मगर इन्होंने ये काम नहीं किया, इन्होंने काम ये किया कि इन्होंने रेट बढ़ा दिया। अब जिसके पास गंदम पहले से पड़ी थी ना, जिसने वो ली थी 22 रुपए मन पे, उसने 3000 रुपए मन पे बेचनी शुरू कर दी। अब जब वो 3000 रुपए मन पे बेचेगा, तो मुझे बताइए, जो तंदूर वाला है, या जो डबल रोटी बना रहा है, या जो बिस्किट बना रहा है, जब उसको महंगी गंदम मिलेगी तो उसने तो रेट बढ़ाना ही बढ़ाना है ना, वो तो कम नहीं करेगा। तो ये जो आटे का बहरान है, इसकी सरासर जिम्मेदार जो है वो पंजाब हुकूमत है। मैं राणा साहब सिर्फ 1 मिनट आपका लूंगा। इनके एक परवेज लाई साहब के एक सेक्रेटरी रहे हैं, कोई ज्यादा एजुकेटेड बंदे भी नहीं है। मुझे पता चला कि वो मैट्रिक क्या मुश्किल से उन्होंने मैट्रिक किया था, और वो इनके एक जमाने में जाती सेक्रेटरी रहे, और उनको ये सरकारी मुलाजमत में ले आए। आज वो पंजाब के सबसे ज्यादा पे लेने वाले सरकारी अफसर हैं। वो आपके चीफ सेक्रेटरी से ज्यादा 18 लाख पर मंथ वो तनख्वाह ले रहे हैं। अच्छा, क्यों उनको 18 लाख पर मंथ तनख्वाह दी जा रही है? अहमद खान भट्टी साहब को जी, वो क्या उनकी खूबी है? क्या वो काम करते हैं? क्या मतलब, क्या वो परवेज लाई साहब के और तमाम परवेज लाई साहब जितने फंड है वो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए है, किसी और जिले के लिए नहीं है? क्या गरीब आवाम के लिए क्यों ये आटे के ऊपर इन्होंने, अगर हमजा शहबाज शरीफ
सस्ता आटा दे सकता है गरीब आवाम को, तो परवेज लाई साहब क्यों नहीं दे रहे? परवेज लाई साहब पूरे सैलाब में कहीं पे आपको नजर आए? कहीं बाहर निकले? वो अपने बैठे हुए, उनको इमरान खान के जलसे कराने के अलावा काम ही कोई नहीं है। कैसा वज़ीर आला होता है? क्या ये काम है? मतलब पंजाब, ये जलसों वाली बात जो आप कर रहे हैं कि सैलाब के इस दौर में, मैं खुद ईमानदारी से ये समझता हूँ कि सैलाब के दौर में हमें जलसे जुलूसों की बजाय अवाम की खिदमत करनी चाहिए थी, अवाम के दुख दर्द में उनके साथ शामिल होना चाहिए था, उनको हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम करना चाहिए था, जहाँ तक मुमकिन हो सके हम उनके साथ बैठते, उनके दुख दर्द में शामिल होते। लेकिन यहाँ बदकिस्मती है कि हम लोग सियासत में इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आती कि नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है, अवाम कहाँ मर रही है, कहाँ जी रही है, हमें कुछ पता नहीं है। हमें यह है कि हमारी अपनी सियासत कायम रहनी चाहिए। खैर ये एक गलत रवायत है सर आप देखें रवायात, अजीबोगरीब रवायात। समझते कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग वहाँ गए। अब मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं जी वो नहीं गए वहाँ सलाब में, पीटीआई वाले कहते हैं जी हम बड़ा सलाब में जा रहे हैं, हम तो बड़ी दिन रात। सर मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं गई? सर मरियम साहिबा ने पूरे 5 दिन सलाबज़दा इलाके में गुजारे हैं। हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ, हमारे एहसन इकबाल, हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं वो आप हमारी हुकूमत के, ज़ाहिर वो हमारी हुकूमत है ना। मुराद अली, देखे मुराद अली शाह साहब हमारी हुकूमत है ना, बिलावल जो भुट्टो साहब है वो हमारी हुकूमत है ना। ये हर जगह पे फिर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब सर भी हमारे प्रोग्राम में कॉल करती हैं, वो भी कहती हैं जी हम वहाँ सलाबी जो मुतासरीन है उनके लिए। सर मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारी पार्टी है ना, हमारी हुकूमत है ना, पीडीएम की हुकूमत है, वो पूरा का पूरा सलाबज़दा इलाके में हमें नजर आते हैं। चलो ये खैर एक बहुत अच्छी बात है। असल बात ये है अब कि इमरान खान साहब ने, अजहर असलम साहब आपको आवाज़ आ रही है? इमरान खान साहब ने कॉल दी है, उन्होंने कहा है कि मैं अब इसके ऊपर बहुत जल्द अवाम को कॉल दूंगा और अवाम बाहर निकलेंगी और इसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि अब ये एहतजाज का वक्त है या ये बेहतर है कि हमें वो करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये एहतजाज का वक्त नहीं है। अभी जिस तरह पूरा जो पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, इमरान खान को भी चाहिए, इसके अलावा पंजाब हुकूमत को भी चाहिए, दूसरों के साथ मिलकर सैलाब वाले इलाकों में वहां पर अवाम की खिदमत करें। और जैसा कि डिमांड की जा रही है कि इलेक्शन किए जाएं, तो ये समझ से बालातर है कि किस तरह इलेक्शन होंगे जब कि आपका 1/3 पाकिस्तान जो सैलाब में डूबा हुआ है। कैसे पोलिंग स्टेशन बनेंगे, कैसे लोग वहां से वोट करेंगे, जो पहले से कि ये वक्त है हमारा सलाम मुतासरीन की खिदमत के लिए, ना कि हम इलेक्शन की तरफ जाएं। ये वक्त ही नहीं है इलेक्शन की बात करने का, ये वक्त ही नहीं है एहतजाजी मुजाहरे करने का। अभी किसान भी वहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में। तो मैं नहीं समझता कि अभी ये टाइम है कि अभी कुछ सियासत की जाए। ये हुक्मरानों को ख़ुद भी सोचना चाहिए कि अगर बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं तो उनको कंट्रोल करें, बिजली की कीमतों के ऊपर आवाम को रिलीफ दें, पेट्रोल के ऊपर आवाम को रिलीफ दें। और इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें, प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश बैठी हुई हैं। मैं समझता हूँ अगर उन्होंने इसी तरह काम करना है तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए, ये अदारा ही ख़त्म कर देना चाहिए। फिर आवाम अपनी मर्ज़ी से, दुकानदार अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी रेट लगाते फिरें, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। राणा साहब मुगलपुरा में ये जो इलाका बनता है जिधर वो बहुत बड़ा वो सब्जी मंडी एक बनी हुई है, वहां पे 120 रुपए किलो सेब मिल रहा है। मेरे गुलबर्ग में आप आए, आपको 160 रुपए किलो मिल रहा है, वही सेब 40 रुपए का फर्क आ गया। कहां पे हुकूमत है? वहां पे उसी जो मुगलपुरा की मैं बात करता हूं, वहां पे कद्दू आपको 50 रुपए किलो मिलेगा, मेरे इलाके में 120 रुपए किलो मिलता है। वहां पे प्याज आपको 100 रुपए किलो मिलेगा, मेरे इलाके में 150 रुपए किलो मिलता है। तो हुकूमत कहां पे है? ये हुकूमत के काम है ना, पूरे लाहौर में एक रेट मुकर्रर करना हुकूमत का काम है। परवेज लाई साहब गुजरात में तहसीलें बनाने में मसरूफ है। परवेज लाई साहब गुजरात को जो है ना वो डिवीजन बनाने में मसरूफ है। वो सिर्फ और सिर्फ मोनोसलाई के लिए एक हल्का पक्का करना चाह रहे हैं कि मेरे बेटे के लिए एक हल्का पक्का हो जाए, बाकी सारा पाकिस्तान और पंजाब बाढ़ में जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जरा जल्दी से जो भी आप एक बात करना चाह रहे हैं जरा जल्दी से। सर मैं अजहर साहब के बाद एक बात करनी है, मुझे आपको टाइम देना है जरा। जी जी
से पंजाब में परवेज इलाही साहब की हुकूमत है, इसके बाद कार स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम और बच्चों को गली मोहल्ले से अगवा करने के वाकयात हो रहे हैं। इस पर आप भी आवाज उठाएं, और ये कोई भी नहीं उठा रहा इस पर आवाज। DMH न्यूज के प्लेटफॉर्म से हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हो रहा है, लोगों को बता रहे हैं, अपडेट भी दे रहे हैं लोगों को, ठीक है। और ये लोगों को भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपने बच्चों के ऊपर भी कड़ी नज़र रखें, कोई छोटे बच्चों को बिल्कुल अकेला ना छोड़ें और उनका पूरा ख्याल रखें जी। अच्छा राणा साहब देखें, हालत ये है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया। खान साहब आप बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल, इन्होंने कोई कॉल नहीं देनी, ये हर रोज एक नया टाइम देते हैं। देखिए इनके जलसों में ना चंद 100 पक्के बंदे हैं जो KPK से आते हैं पैसे देके। आप बाग का अगर जलसा देखें, बाग जो आजाद कश्मीर में एक जलसा इन्होंने करना था और वहां पे इन्होंने नहीं किया, वहां पे 500-600 जो पठान पहुंचे थे ना, हमारे पठान भाई, वो सारे पेड़ गए हुए थे, उसकी वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे। इसी तरीके से ये जिधर जाते हैं इनके बंदों ने जनाब पैसे देने हैं, लोगों को ले आते हैं। देखें ये इस कौम को, देखें राणा साहब एक मिनट, राणा साहब इस कौम को ये पता है कि इस कौम का निजात दहिंदा कौन है, वो नवाज शरीफ है, वो शहबाज शरीफ है, और इन्होंने ये काम करना है। इस PDM की हुकूमत ने इसी पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। 2017 में ये पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका था, मगर आप देखें 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार देके जेल में डाल दिया गया, तो उसके बाद पाकिस्तान लगातार नीचे आया। मैं एक बात आपको बताना, खान साहब को सलाब जदगान की कोई प्रॉब्लम नहीं। चंद दिन पहले खान साहब से एक बिल्डर, बहुत बड़ा जो बिल्डर है, जिसकी एक वीडियो चल रही है उर्दू पॉइंट के ऊपर, यासर शामी ने उसके साथ प्रोग्राम किया, वो उनको मिलते हैं। और वो खान साहब को जब पता चलता है कि ये बंदा तो पता नहीं कितने 100 अरब का मालिक है, खान साहब उठते हैं, जफ्फी डालते हैं, उसके गले में वो पटा डालते हैं, और उसके बाद 50 करोड़ रुपया वो बंदा कैश खान साहब को देता है, और उसको एक नेशनल असेंबली की एक टिकट पक्की। ये सियासत है। अच्छा, ये सियासत कहां गया उनके नजरियाती कारकुन? एक और चीज आपको कर दूं इसी बात के ऊपर। मुझे कॉल आई थी गुजरात से। गुजरात में फवाद चौधरी साहब का जेलम में फवाद चौधरी साहब के हलके में जो जलसे हुए हैं, वहाँ क्या हुआ है जी, वहाँ उन्होंने, ये मैं इंकशाफ कर रहा हूँ कि वहाँ उन्होंने जो स्टेज के ऊपर लोगों को बिठाया है ना, पैसे दे के जी, लाखों रुपया, 10 लाख रुपया लेते हैं। ये आज से नहीं हो रहा। देखिए खान साहब 10 लाख रुपया, और उन लोगों का तल्लक भी नहीं है, कोई वो वर्कर नहीं है PTI के। और इसकी वजह से आप देखें कि जेल में जितने जलसे हुए हैं खान साहब के, वो तकरीबन फलाप थे। सर PTI में कारकुन का इस्तेसाल हो रहा है, वो वहाँ उनको पसंद नहीं करते। और फवाद चौधरी साहब जो गुफ्तगू करते हैं, वो ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं जैसे वो जहरीली जुबान। शहबाज गिल साहब भी इसी वजह से गिरफ्तार हुए, और ये उनकी अंदाज़े गुफ्तगू कुछ इस तरह का होता था जिसके ऊपर वो देखते नहीं थे, वो समझते थे कि मैं बहुत बड़ा पता नहीं क्या बन गया हूँ। तो हमें अपनी गुफ्तगू बड़ी मुहतात अंदाज में, बड़े अच्छे तरीके से करनी चाहिए। हम सब एक पाकिस्तानी हैं, हमें मिलकर पाकिस्तान को संवारना है, और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह सियासतदान एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अभी पिछले दिनों में मरियम औरंगज़ेब लंदन में गई थी, वहाँ उनके साथ जो नारवा सलूक किया गया उसकी हमने भी मजम्मत की है, अपने प्रोग्राम में भी मजम्मत की थी। और हम इस तरह के किसी भी इक़दाम की कभी भी हमायत नहीं करते। ये खान साहब को भी चाहिए अपने लोगों को समझाएं, मियां नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि वो भी अपने लोगों को समझाएं, और पीपल्स पार्टी वालों को भी चाहिए कि वो भी अपने लोगों को समझाएं, जमात इस्लामी वालों को भी चाहिए, और जितनी जमातें हैं, मौलाना साहब भी, ठीक है, अपनी जबान को कंट्रोल रखें। राणा साहब देखें, अमन का गवारा, राणा साहब हमारी पार्टी या इवन मौलाना या इवन पीपल्स पार्टी के लोग आपको कभी भी ऐसी हरकतें करते नहीं मिलेंगे। ये हमारे कायद ने हमें तमीज सिखाई है, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, हम जो बात करते हैं वो सुबह। अभी देखें अभी ये कॉलर थी हमारी यूके से, सोबिया साहबा ने कितनी खूबसूरत बात की कि हमने पाकिस्तान के लिए सोचना है। देखिए वो यही बात मैं कर रहा हूं, उसके ऊपर बात नहीं हो सकी। हमें एक बात जाते एक बात बताइएगा आसफ साहब, कि आप ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून तंजीम साजी के हवाले से कुछ नहीं कर रही, अपने वर्करों को कोई आगाह नहीं किया जाता। ये बेशुमार जो इनके वर्कर हैं आपके,
वो हमें भी बताते हैं कि सर इसके ऊपर आप कभी प्रोग्राम करें, नून लीग के कारकुनों को बैठाएं, शायद आपको बड़े मतलब ये बड़ा अलमिया है हमारी पार्टी का। सर हमारी पार्टी का ये अलमिया है कि हमारे आप ओहदेदार हैं सर, हमारी पार्टी का अलमिया है। बताएं कि ये जो ओहदे बनाए जाते हैं ये किस तरह, एक नया बंदा आता है क्या उसको आते ही आप ओहदा दे देते हैं कि वो गाड़ी नहीं सर, नहीं पार्टी में जो काम करता है ओहदा उसी को दिया जाता है। कोई ऐसे हमारी पार्टी में वो नहीं है कि जिसने 50 करोड़ दिया उसके गले में पटा डाल दिया और उसको एक टिकट पक्की कर दी। आप चेक कर लें, हमारे जितने भी टिकट होल्डर हैं बड़े पुराने वो सियासी कारकुन हैं, मतलब अबाउ इजाद से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। मैं जो बात करना चाह रहा था इसके ऊपर आप अलहदा प्रोग्राम। सर मेरी बात यकीन रखते हैं सर, खानदानी हर जगह पे खानदानी सियासत है। क्या एक सीनियर वकील का बेटा वकील नहीं बनता? क्या एक प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर, क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता? तो अगर एक खानदान के अंदर एक कैपेबल किस्म का बंदा मौजूद है, अगर मरियम नवाज शरीफ अपने वालिद मोहतरम की जो है ना जगह बड़े एहसन तरीके से पूरी कर सकती है तो इसमें क्या बुराई है, मुझे ये बताइए। तहरीक इंसाफ तो पूरी की पूरी जो है वो विरासती सियासत है। अब शाह महमूद कुरैशी से, परवेज अलाई से आप जितने नाम लें, आपको उनकी तीसरी नस्ल जो है ना वो सियासत में मिलेगी। उस तरफ के बाद में सर इमरान खान का है को नहीं है ना, क्या करें? आप देखें ना, उसका कोई है नहीं है, जो है वो उधर बैठे हुए हैं। तो वो अगर इधर होते तो वो भी होते। सर जहां तक बात है ना सोबिया साहबा की, मैं बात करना चाहता हूं, हमें पाकिस्तान के लिए सोचना है, हमें पाकिस्तान के लिए काम करना है, हमें ये जो लड़ाइयां हैं ना आपस की इनको खत्म करना है। मैं इमरान साहब से भी यही गुजारिश करता हूं कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान को चलने दो। ये पाकिस्तान है तो आप हो, ये ना हुआ तो ना तहरीक इंसाफ होगी ना तहरीक इंसाफ के लोग होंगे। पाकिस्तान इंशाल्लाह चलेगा राणा साहब, और इसको हमने आगे लेके जाना है। और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, और मैं ये कहता हूं पीडीएम जो है जिसमें हमारे बिलावल भुट्टो साहब भी हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, इन सब के साथ मिलकर ये पाकिस्तान आगे जाएगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छी बात है जी, ये हमारी भी ख्वाहिश है। और प्रोग्राम के आखिर में मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि टाइम भी ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, और मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे सारी सियासी जमातें इस चीज़ को समझ आएँ कि सबसे पहले पाकिस्तान है। जनाब मुशर्रफ ने एक नारा लगाया था, बेशक लोग उसकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हैं कि उसके दौर में सबसे ज़्यादा हमले हुए पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तबाही का निशाना बनाया गया, अफ़गानिस्तान की तबाही हुई। लेकिन उसने एक नारा लगाया था। यहाँ बदकिस्मती है कि नारा ज़रूर लगा देते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता। अमल करना चाहिए। नारा कोई भी लगाए, प्रोजेक्ट कोई भी बनाए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क को हमने अमन का गहवारा बनाना है, हमने मिल के बनाना है। ये मुल्क हमारा है, आप सबका है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। राणा साहब, अहमद खान भट्टी जैसे सरकारी अफसरों को 18 लाख क्यों दिया जा रहा है? मीडिया को इस पे सोचना चाहिए और बात करनी चाहिए। चलें, ये आप उसके खिलाफ अदालत में भी जा सकते हैं। अदालत अगर आप समझते हैं कि उसको सर मीडिया पे ये बात होनी चाहिए, मीडिया पे ये बात होनी चाहिए। तो आपने बात कर दी तो मेरा ख्याल सर बाकियों को भी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अगर एक बंदा अगर वो वाकई इस लायक नहीं है और उसकी तालीम भी नहीं है तो वो इतने ज्यादा पैसे ले रहा है, तो क्यों भाई उससे। सर 22वें ग्रेड में वो मौजूद है इस वक्त, कैसे पहुंच गया 22वें ग्रेड में? सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही राना जुल्फकार और कैप्टन आसिफ जराल को इजाज़त दीजिएगा। प्रोग्राम सियासी जंग के साथ हम दोबारा आपके पास हाज़िर होंगे।